हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ कि हम कैसे कैसे क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंटल स्टेज पे जाके पढ़ेंगे और थोड़ा सा मतलब समझना, आप दिमाग खोल के ज़्यादा स्पीड में मत पढ़ना, स्पीड बढ़ा के मत पढ़ना। क्योंकि एक बार पहले समझ लो, अच्छी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद अगर आपको रिवीजन में देखना देन उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के देखना आराम से। ठीक है। तो ऐसे अभी मतलब नॉन कोर डेटा आपका ख़त्म नहीं हुआ है, बट नॉन कोर डेटा जो है वो भी चलता रहेगा और आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी कुछ बच्चों ने बोला था तो इसलिए मैंने साथ में शुरू कर दिया आपका। ठीक है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव लेक्चर आते रहेंगे, कभी इसका आ गया कभी उसका आ गया, है ना। तो धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि और भी आपको लग रहा है कि कुछ और भी शुरू करना, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो जैसे भी आपकी डिमांड रहेगी उस हिसाब से भी चीज़ें देख लेंगे, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को और मज़े से आप ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो तो भाई हेडिंग डाल लो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। नाम यही दिया, सिलेबस का पहला नाम है गैमेटोजेनेसिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो गैमेटोजेनेसिस देखो, गैमेटो मतलब गैमेट्स, गैमेट्स, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक तो हम पढ़ेंगे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा हम पढ़ेंगे जो आपका फीमेल वाला है। ठीक है। तो उगोनिया, जिसमें हम पढ़ेंगे उगोनिया फॉर्मेशन, तो इसको हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस। ठीक है। तो ओवा जो बनेगा यहाँ से, तो वो आपके गैमेट फॉर्मेशन हो गया आपका। तो स्पर्म कैसे बन रहा है, तो दैट इज स्पर्मोजेनेसिस। ओवम कैसे बन रहा है, तो दैट इज ऊजेनेसिस। तो एक एक करके इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहली बात तो कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द, जो किसी सेल से तो स्पर्म बनेंगे, तो जिन सेल से स्पर्म बनते हैं उनको बोलते हैं प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स, पीजीसीज, प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं? तो देखो, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसका यॉर्क सेक जो होता है वहाँ पे एलेंटोइस वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे आपका ये प्राइमोडियल जर्म सेल सिक्रीट होती हैं और ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स आपकी गोनाड की तरफ बढ़ने लगती हैं। ठीक है। मैं भी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें मैं जेनाइटल रिज दिखाऊंगा। उस जेनाइटल रिज में, यहाँ पर जेनाइटल रिज होगी, तो यहाँ से ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं माइग्रेट करके इसके पास आ जाएंगी। और इस जेनाइटल रिज में क्या होगा, ये मैं डेवलपमेंटल प्रोसेस बता रहा हूँ एम्ब्रियो के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये जेनाइटल रिज के पास आने के बाद यहाँ पर सेक्स कोड पड़ी हुई होंगी, तो ये इन सेक्स कोड में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी और फिर यहीं पर पड़ी रहेंगी मैच्योरिटी तक। ठीक है। मैच्योरिटी की यहीं पर पड़ी रहेंगी। चलो मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, ये योग सेक देख रहे हो, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो थी यहाँ पे बन गई, ये एलेंटोइस के होते हुए थ्रू, और वैसे भी बिना उसके भी। तो ये आपका जेनाइटल रिज है, यहाँ पे देख रहे हो जेनाइटल रिज। एक मिनट में मिटा देता हूँ। ये यहाँ पे आपका जेनाइटल रिज है। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो है, देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये एक सेकेंड, ये एरो दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसे जा रहा है। तो ये एरो ये दिखा रहे हैं कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो आपकी बनी है वो धीरे धीरे माइग्रेट करके आपका जेनाइटल रिज के पास जा रही है। ठीक है। और ये जेनाइटल रिज के पास जाने के बाद क्या होगा, ये आपका मतलब यहाँ पे अराइव होंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे सेक्स कोर्स में। ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं आपकी, ये सेक्स कोर्स बाद में बनेंगी इसमें, और ये सेक्स कोड आपकी मैच्योरिटी का ऐसी पड़ी रहेंगी। फिर इसके बाद ये सेक्स कोड जो है वो आपकी क्या होंगी, इंटरनली होल हो जाएंगी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना लेंगी। ठीक है। देखो एक डायग्राम और दिखाता हूँ मैं इसमें, और देखो इस वाली में और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये जो यॉर्क सेक है यहाँ पे आपकी ये जा रही है माइग्रेट कर रही हैं आपकी प्राइमोडियल जर्म सेल्स, यहाँ से एलेंटोइस से होते हुए आपकी यहाँ पे पहुँच गई, दिस रीजन। ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखो इतने पार्ट को, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो जेनाइटल रीजन है यहाँ पे, ये देखो ये जेनाइटल रिज विद प्राइमोडियल जर्म सेल्स, तो यहाँ पर ये इस वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जेनाइटल रिज। तो इस तरह से ये आपका माइग्रेट करके यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं सेक्स कोड होंगी, उसमें आपका इनकॉर्पोरेट रहेंगे, मैच्योरिटी तक ऐसी पड़ी रहेंगी, और फिर उसके बाद वो मैच्योरिटी के बाद वो होल हो जाएंगे अंदर से सेक्स कोड, एंड देन आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाएगी। तो समझ गए ना।
ठीक है, तो अब इसी चीज़ को जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। सो लिखो इट इज़ डिफाइंड एज द मल्टी स्टेप प्रोसेस। लिखो इट इज़ डिफाइंड एज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप आएंगे इसमें, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स किससे? फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। मैं आपको डेफिनेशन तक लिखवा रहा हूँ, इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप कहीं और जाके टाइम वेस्ट ना करो, आपको सब चीज़ें यहीं मिल जाएं। वरना मैं सीधा आपको मतलब सीधा कंसेप्ट समझाऊँ और आगे बढ़ूँ। कंसेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा फायदा हो इसमें। ठीक है, सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स इन द, कहाँ पर? मेल गोनैड्स ऑफ द एनिमल, जो भी एनिमल है उसके मेल गोनैड में। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी जब जो मैंने आपको डायग्राम में डेवलपमेंटल प्रोसेस समझाया तो वो भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जब एक पीजीसी जो होती हैं वो जेनिटल रिज के पास आ जाती हैं तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं सेक्स कोड्स में और वहीं पर पड़ी रहती है मैच्योरिटी तक। फिर मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि वो जो सेक्स कोड होती हैं वो अंदर से होलो हो जाती हैं और होलो होने के बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाती है। तो देखो सीक्वेंस कुछ ऐसा, पीजीसी पहले किसके पास पहुंची? ये जेनिटल रिज के आसपास पहुंची, ठीक है, जेनिटल रिज के पास पहुंची और फिर ये इस किस में इनकॉर्पोरेट हो गई? ये सेक्स कोड्स में इनकॉर्पोरेट हो गई और सेक्स कोड में इनकॉर्पोरेट होने के बाद मैच्योरिटी तक यहीं पर पड़ी रही। फिर ये सेक्स कोड जो है ये होलो हो गई, इंटरनली होलो हो गए, इन्होंने बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से हम ये लिखने जा रहे हैं। तो लिखो वंस द वर्टिब्रेट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अराइव एट द genital ridge of a male embryo, ठीक है। तो जब ये आ जाती हैं सो दे बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेक्स कोड्स, ठीक है। फिर वो सेक्स कोड्स में इनकॉर्पोरेटेड हो जाती हैं एंड रिमेन देयर अंटिल मैच्योरिटी तक वो वहीं पर पड़ी रहती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है मैच्योरिटी पे? क्या होता है एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी मिल गई इनको, मैच्योरिटी पे क्या होगा? सेक्स कोड जो है वो होल हो जाती है इंटरनली, सेक्स कोड्स बिकम इंटरनली होलो, ठीक है, इंटरनली होल हो जाती है और बनाती क्या है? एंड फॉर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। पूरा लिखोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ही आपका स्पर्मेटोजोआ बनेगा और फिर वही आपका स्पर्म फाइनली बन जाएगा। एंड स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ गए? इतना डेवलपमेंटल प्रोसेस लिखना ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है तो उसमें तो पता होना चाहिए ना। देखो असल में आपका यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दिया नहीं है यूपीएससी ने सिलेबस में, तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं दिया है सिलेबस में तो मैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको उसमें पीएचडी करा दूंगा, मेरा मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़नी, अगर उसको पढ़ना है तो मैं नीट वालों को जब पढ़ाऊंगा तो आप उसमें से पढ़ लेना क्योंकि नीट वालों को पूरा डिटेल में मैं लेके आपका कि टेस्टिस कैसी होती है, टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक चीज़ वहाँ पर पूरा डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इतना जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपका मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया। तो अब यहाँ पर जो हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इससे कैसे अब, अच्छा अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं आपको दिखाऊं तो अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैं हिस्टोलॉजी लेके चलूँ आपको उसका हिस्टोलॉजी दिखाऊं थोड़ा सा, तो कैसी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे कुछ सेल्स होती हैं और इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पड़ी होती हैं जिनको हम लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैं अगले पेज पर दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें मतलब इमेज के थ्रू बने, है ना, मैं रटवाना नहीं चाह रहा। तो ऐसे जब मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टिश्यू ये होती कहाँ पे पता है आपको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती है? देखो ये आपका टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस में यहाँ पे ऐसे हिस्टोलॉजी जब देखेंगे टेस्टिस की आपको देखनी नहीं है तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनसे मिलके फिर आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई निकलता है और ट्यूबुलाई रेक्टाई आपका फिर यहाँ पे फॉर्म करता है आपका
ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद आपके और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आते हैं, और फिर यहाँ से आपका स्पर्म निकलता है टेस्टिस से। तो इस साइड जो होता है ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बहुत ही ऐसे कर्ली शेप में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भरी पड़ी है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बनता है, फिर वो ट्यूबुलर रेक्टाई में जाता है, फिर वो रेटे टेस्टिस के होते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं ये आपको अगर पढ़ना है तो नीट वालों को मैं पढ़ाऊंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, उन वीडियो से देख सकते हैं, बट अभी आपको ये नहीं पढ़ना। तो बस मैं यहाँ से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को उठा के काट के आपको दिखा रहा हूँ कि उसका हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो अगर आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसके बीच में जो सेल्स होती हैं, ऐसे बीच बीच में इसके ऐसे सेल पड़ी होती हैं, इनको हम लेडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन सिक्रेट होता है ना, वो यही सेल्स करती हैं, लेडिक सेल्स। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो यही लेडिक सेल सिक्रेट करते हैं, तो ऐसे ही आपका फैली हुई होती हैं। अब ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसे होती है? ऐसे देखो, इसमें एपिथीलियम होगी, और एपिथीलियम के बीच बीच में ऐसे एक लंबी लंबी सेल्स भी निकली हुई होंगी। अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं ये देखो, पहले इसको देखो ध्यान से, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा ये आपका, ये, ठीक है। और ऐसे फिर वो मतलब और भी लेयर होंगी इसमें, ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर होगी, तो ऐसे बहुत सारी लेयर होंगी, ठीक है। तो ये जो मैंने लेयर बनाई है ना सेल्स की, इन सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? यही सेल जो होती है हमारी, ये इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो सेल्स है ना आपकी, ये वाली जो आपको दिख रही है ना थोड़ी क्यूबॉइडल शेप में, तो ये क्यूबॉइडल शेप की जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है। ऐसे तो मैं सीधा बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ, बट आपको याद नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा सा टेस्टिस में गए, टेस्टिस में आपने देखा यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसको काट के हमने देखा, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं जो आपकी क्यूबॉइडल सेल्स में होती हैं। और यहाँ पर जो ये लंबी 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 सेल आप देख रहे हो, उनको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो अब ये दो तरह की सेल्स होती हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना, ये जो पीजीसी से बनी है स्पर्मेटोगोनिया सेल, अब ये पूरा फ्लो चार्ट दिखाऊंगा पीजीसी से कैसे स्पर्मेटोगोनिया बन रही है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में ही ये जो खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, तो यहीं पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है। और ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, और फिर वो यहाँ से बाहर निकलता है। समझ गए? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जर्मिनल एपिथीलियम, अगर ये मैं जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर जर्मिनल एपिथीलियम में आपको दिखा रहा है हिस्टोलॉजी में, तो इसमें दो तरह की सेल्स आपको दिखे। तो क्यूबॉइडल सेल दिखी है, क्यूबॉइडल सेल्स, उसको हमने क्या बोला? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी आपकी ये लंबी वाली कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स। तो कॉलमनर सेल्स को आप क्या बोलोगे? कॉलमनर सेल्स को बोलेंगे सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल्स। दोनों का काम समझ में गया, इसी से आपका स्पर्मेटोजोआ बनने वाला है, और ये आपको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो ये हुआ बेसिक्स के कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आपको ये तो पता चल गया ना एटलीस्ट कि भाई चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। हमको यही नहीं पता था अभी तक तो क्या चीज़ें हो कहाँ पे रही हैं, तो इतना हमको समझ में आ गया कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्पर्म जो होता है ना, जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोजोआ से जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, वो 3 स्टेजेस में बनता है, ठीक है। अभी पूरी लाइफ साइकिल कह रहा हूँ, पूरा एक पाथवे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे स्पर्म बन रहा है, ठीक है। यार क्या है, एक सेकेंड रुको, हाँ अभी ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटोगोनिया जो बन रही है, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया थी ना, इनसे जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो वो 3 स्टेजेस में बनता है। तो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया। अभी बताऊंगा ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेजेस के नाम लिख लो आप सबसे पहले। तो एक तो होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस स्टेज में क्या होता है? ये पहली स्टेज होती है, इसमें आपका स्पर्मेटोसाइट बनती है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट। देखो स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म फॉर्मिंग सेल, स्पर्मेटोसाइट, तो पहली स्टेज में ये होगा। दूसरी स्टेज में होता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मिड्स बनेंगे। तो दूसरी होती है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, तो ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और तीसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस मतलब अब स्पर्मेटोजोआ जो है वो बन जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज क्रिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं कि हर स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और उस हर स्टेज में जब आपको समझ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्मेटोजोआ कैसे बना। ठीक है, तो ये मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेजेस। तो देखो स्टेजेस में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या थी, आप याद करो, हमने शुरू में देखा हमारे पास प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स थी जो आपकी डिप्लॉयड हुआ करती है। ठीक है, बॉडी में तो डिप्लॉयड होगी हमारी बॉडी में, तो इस पर प्राइमोर्डियम जर्म सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो अब हमको पहुंचना है स्पर्मेटोजोआ से, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ तक पहुंचना है। तो स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसका मतलब 2n में मियोसिस होगा और माइटोसिस भी होगा, है ना, क्योंकि एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। 1 PGC लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटोजोआ। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले PGC जो होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें, माइटोटिक डिवीजन। जब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो बहुत सारे PGC जो होते हैं वो डिवाइड करके आपकी स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। तो अभी 3-4 तरह की स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पर जो बनती है सबसे पहले उसको बोलते हैं टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया। तो वो जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ना अभी स्पर्मेटोगोनिया, तो वो बन गई आपकी PGC से। अब इसी में टाइप 1 से बाद फिर आपका टाइप 2 बनेगा, टाइप A2 बनेगा, फिर टाइप आपका A3 बनेगा, फिर टाइप A4 बनेगा, टाइप A4 बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे टाइप बनने के बाद आपका यहाँ पर इसके बाद 4 टाइप बनने के बाद एक इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है भाई, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या है कि टाइप A से ही आपके टाइप B की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रहा है, टाइप B की तरफ। आपको टाइप A टाइप B में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके काम का नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनने हैं उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो गए, उनके नाम चेंज हो रहे हैं। टाइप A टाइप 2 मतलब A2 A3 A4, फिर एक इंटरमीडिएट बना, उससे आपका टाइप B में आ गया। तो अब टाइप B स्पर्मेटोगोनिया आपका बन चुका है, टाइप B स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है भाई, तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद अब इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा आपका, और फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा ये आपका, इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम PGC इज नोन एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो अभी तक यहाँ से यहाँ तक जो भी चल रहा है वो सब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। तो ये भी आपका कैसा होगा, अभी तक तो कोई मियोसिस हुआ नहीं ना, अभी सिर्फ माइटोसिस चल रहा है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, अभी रिडक्शनल नहीं हुआ, तो ये भी 2n ही है अभी। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जितनी भी सेल्स के माइटोटिक डिवीजन, हम तो किसी एक को पकड़ के चल रहे हैं, तो ये एक है आपकी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का हम देख रहे हैं। हमने एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल दी है ना, तो उसी का देख रहे हैं हम, तो एक ही चल रही है। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा पहला मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सो दिस इज, मैं इसको पेन चेंज करके लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो पहला मियोटिक डिवीजन। तो व्हाट इज मियोटिक डिवीजन, आप बोलोगे सर मियोटिक डिवीजन जो पहला होता है तो वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बेटा। तो अगर आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, अब दो बन जाएंगे। अब वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी नाम चेंज हो जाएगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इसका मतलब 2n से अब क्या हो गया, ये n हो गया। तो आपकी सेल 2 हो गई और आपकी हैप्लॉइडी आ गई, डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी आ गई। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दिस इज स्टेज 1, जो हम पीछे 3 स्टेज लिखी हमने, दिस इज स्टेज 1 स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, या इसको स्पर्मेटोसाइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो दिस इज द स्टेज 1। अब इसके बाद जो भी होगा दैट इज स्टेज 2। तो आपका जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, तो हमने पढ़ा था सेकेंड स्टेज में कि स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। तो आपका यहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, तो अब यहाँ पर होगा आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो मैं पूछूंगा बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में तो आपका माइटोसिस की तरह होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो मतलब जो n है वो तो n ही रहेगा, है ना, n तो n ही रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 थी तो 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे,
स्पर्मेटिड्स। तो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। और इनकी प्लॉइडी अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे ये तो अभी भी नहीं है ना, क्योंकि इक्वेशनल था। तो इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिडोजेनेसिस। तो मतलब स्टेज 2 आपकी ये हो गई, 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब इन स्पर्मेटिड में आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा इनमें, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्पर्मेटिड विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, दे विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। कुछ हुआ है, नहीं हुआ, ये एन का नहीं रहेगा, 4 के 4 ही रहेंगे, ना कुछ टूटा ना कुछ फूटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेज आई है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस, है ना। तो आप इसको बोलोगे स्टेज 3। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में हमारा जो मियोसिस था, सॉरी मियोसिस कह रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे मतलब बना, स्पर्मेटोजोआ कैसे बना, इसी को तो हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो एक हमने पीजीसी लिया था और उससे हमारे कितने स्पर्म बने, 4 स्पर्म बने। ओके, तो यहाँ पर जब ये स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म बनने के बाद क्या होगा, ये आपका एग की तरफ मोटिलिटी, मतलब एग की तरफ बढ़ेगा और फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करेगा, है ना। तो जब ये हो रहा था, मतलब जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो पूरी तरह से अभी बन के तैयार नहीं हुआ, बना तो स्पर्म यहाँ पे है। तो इस स्टेज में ये इंपॉर्टेंट स्टेज है आपकी, स्पर्मेटोजोआ जब बन गया, मतलब स्टेज तो ये है, बना तो ये है। तो ये जो स्टेज है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस, इसका नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो स्पर्मेटेलियोसिस, SPERMATE, स्पर्मेटेलियोसिस। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेज। तो इस स्टेज में भी ना अब 7-8 स्टेज होती हैं कि स्पर्म जो है वो कैसे कैसे बना होगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी जो इसी स्टेज की हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लो पहले, इट इज़ द एसेंशियल स्टेज ऑफ द, इस स्टेज के बारे में लिख लो, इट इज़ द एसेंशियल, दिख रहा ना, हाँ, इट इज़ द एसेंशियल स्टेज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्म सेल। स्पर्म सेल के डिफ्रेंशिएशन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, ड्यूरिंग विच इट इज प्रिपेयर्ड फॉर मोटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर मोटिलिटी फंक्शन। और किसके लिए मोटिलिटी हो रही है, टुवर्ड्स एग। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेज है ना, ये 3rd स्टेज, इस स्टेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मतलब मैं आपको यहाँ पर बेसिकली स्पर्म बन कैसे रहा है तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 3rd स्टेज है, इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 7 स्टेप्स। तो मैं एक एक स्टेप में आपको बताऊँगा डायग्राम के साथ और लिख के भी कि एक एक स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी स्टेज को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। आप लिखो मेजर चेंजेस, यहाँ देख रहा है, हाँ, आप ये अगले पेज पे लिखो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो अब ये जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं 7 स्टेज में आपको बताता हूँ और फिर उनको एक एक करके, पहले मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको एक एक करके लिखेंगे। समझ गए ना क्या करने जा रहे हैं, वेरी गुड। चलो देखो भाई, ये आपका मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो जहाँ पर स्पर्मेटिड रह गया था तो उससे स्पर्मेटोजोआ कैसे बना, ये स्पर्म का डायग्राम मैंने आपको दिखाया बना के। तो क्या हो रहा था कि देखो इसके पास जो स्पर्मेटिड थी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी था, गोल्गी एपेरेटस भी था, न्यूक्लियस भी था और सेंट्रियोल भी पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अब ये बनने जा रहा है स्पर्मेटोजोआ। तो न्यूक्लियस जो था, गोल्गी एपेरेटस ने क्या करा, सबसे पहले इसके पास एक्रोसोमल वेसिकल बनेगा, जो कैप होती है ना, कैप, एक्रोसोम की कैप बनेगी न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। तो वो बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, गोल्गी एपेरेटस बनाने में हेल्प कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर सेंट्रियोल, जैसे ही वो कैप बन जाएगी इसके ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर ये कैप बन गई, एक्रोसोमल वेसिकल्स एंड ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कैप बन गई एक्रोसोम की। ये बेसिकली लाइसिस में हेल्प करता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होगा ना तब मैं इसका फंक्शन पूरा डिटेल में आपको बता ही दूंगा, ओके। तो बेसिकली जो एक्रोसोमल वेसिकल्स और ग्रेन्यूल्स आपके यहाँ पर बने हैं, ये आपका गोल्गी एपेरेटस ने हेल्प करी इनको बनाने में। और जैसे ये बनते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये रोटेट कर जाता है, ये ना ऐसे, पहले मान लो ये वाला जो फेस था ना, ये वाला, ये पहले यहाँ पर था, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये बना तो ये फेस जो है वो रोटेट करके, और जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसल मेम्ब्रेन है ना, उसकी तरफ इसका फेस हो गया, है ना। फिर अगले स्टेज में हमने देखा कि जो सेंट्रियोल था उससे फ्लैजिलम निकलने लगा, और वो फ्लैजिलम न्यूक्लियस की तरफ नहीं, न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड है। जैसे न्यूक्लियस है तो इसके इस साइड नहीं निकल के इस साइड निकला, तो ऑपोजिट साइड में फ्लैजिलम निकला,
समझ गए। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर फर्दर आपका गोल्गी अपैरेटस का यूज़ हो जाएगा, तो गोल्गी अपैरेटस धीरे 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 वो आपका रेमिनेंट बन जाएगी, ठीक है, गोल्गी का कोई काम नहीं रहेगा। और आपका ये फ्लैजिला धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो ना चारों तरफ जो फैला हुआ था, वो जब फ्लैजिला बढ़ने लगेगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस पूरे सेल से आपका इकट्ठा हो जाएगा टेल के अराउंड पे, समझ गए। और यहाँ पर जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फॉर्मेशन होना उनका शुरू हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपका इलोंगेशन हो रहा है फ्लैजिलम का। देन फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, एक्रोसोम का भी डेवलपमेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा टेल के अराउंड ही अपने आप को समेट लेंगे। तो टेल के अराउंड अपने आप को समेट लेंगे, तो इस टाइम पर जो आपकी जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, उसको रिप्लेस करके प्रोटामिन प्रोटीन आ जाएगी। और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके ये देख लो यहाँ पर आपका एक रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर अरेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर अरेंज कर दिया, और यहीं से आपका एटीपी जनरेशन होगा जो टेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी ना। यहाँ पे एक रिंग की फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा और इसकी वजह से मोटिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही एनर्जी के लिए। फिर फर्दर डेवलपमेंट होकर आपका पूरा का पूरा स्पम बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्पम में जब स्पम बन गया तो ये आपका एंड पीस है टेल का, ये आपका पूरी टेल है, इतनी बड़ी सी टेल है। देन ये आपका मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस है, और ये नेक है आपकी, एंड देन ये आपका स्पम का हेड है ना। तो यहाँ पर एक्सोनियम है जो हम पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पूरा का पूरा यहाँ पे अरेंज है ताकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी है ना। देन सेंट्रियोल आपका जो बना था, न्यूक्लियस आपका ये रहा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल इसके पास है। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और यहाँ पर एक्रोसोमल वेसिकल है, ठीक है। तो ये जितना भी आपका फॉर्मेशन हो रहा है ये मैंने आपको लिख के दिया, तो आप इधर देखो। तो ये देखो, सबसे पहले मेजर चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज मैंने आपको बोला था, लिखवाया था। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस से आपका एक्रोसोमल वेसिकल का कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने देख लिया डायग्राम में। देन एक्रोसोम फॉर्म्स अ कैप दैट कवर्स स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस था उसको कवर कर दिया कैप बना के, ये देखो, है ना। देन उसके बाद जैसे ही एक्रोसोमल कैप बना तो न्यूक्लियस रोटेट कर गया, मैंने आपको बोला था रोटेट कर जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कैप फेसिस बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो ऐसे पहले इस डायरेक्शन में था वो फेस उस डायरेक्शन में चला गया। देन फ्लैजिलम बिगिंस टू फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल से फ्लैजिलम निकलेगा, और वो भी अदर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अदर साइड। देन उसके बाद ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस द न्यूक्लियस फ्लैटन एंड कंडेंसेस। देखो यहाँ तक आते आते जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा फ्लैटन हो गया और कंडेंस होना शुरू हो गया यहाँ पे। सो दैट इज़ द लेट स्टेज ऑफ स्पर्मियोसिस, है ना, स्पर्मियोसिस। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद आपका रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोन बाय प्रोटामिन प्रोटीन, ठीक है, तो ये प्रोटीन का रिप्लेसमेंट होता है उसी स्ट्रक्चर के टाइम पे। देन आपके उसके बाद न्यूक्लियर कंडेंसेशन होने लग जाता है, जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका कंडेंसेशन होगा, और मोस्ट ऑफ द स्पर्म सेल साइटोप्लाज्म में डिस्कार्डेड। तो जितना भी स्पर्म सेल का साइटोप्लाज्म वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और जितना भी आपका स्पेस होगा वो सारा का सारा न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ रिंग अराउंड द बेस ऑफ द फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के अराउंड जो बेस है उस पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, और यही आपका दिस इज द साइट ऑफ एटीपी जनरेशन फॉर मोटिलिटी, और यही आपका मोटिलिटी में हेल्प करेगा इसको, समझ गए। सो दैट इज द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने इसकी फ़ोटो नहीं ली है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ उसको, तो आप इसकी फ़ोटो ले लो। अगर नहीं ली है तो पूरा दिख रहा है ना अब पूरा दिख रहा है। तो फ़ोटो नहीं ली है तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो। देन उसके बाद जो हमने ये लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो ये हमने जितना भी लिखा है उसका मोटिलिटी दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, तो ये आपका हो गया। सो दैट इज़ द डिटेल्ड ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस स्टेज। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका कंट्रोल कैसे है, मतलब कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब कब उसका इनिशिएशन होगा, कब उसका मतलब इनिशिएशन का मतलब समझ रहे हो कि कब सिंथेसिस शुरू हो जाएगी आपका, है ना, कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अब स्पर्मेटोजेनेसिस करने लग जाएगी, तो दैट इज़ द इनिशिएशन। और फिर उसके बाद कब ये डिसाइड किया जाएगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपकी स्पर्मेटोगोनिया ही रहेगी या वो स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी, है ना। तो इसका कैसे डिसीजन लिया जाएगा, तो ये मैं आपको एक छोटे से टॉपिक में बताता हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लिख लो कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दो तरह के कंट्रोल है, एक आपका हम कंट्रोल पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ इनिशिएशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो इनिशिएशन का कंट्रोल क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा ना तो उसका इनिशिएशन किस टाइम पे होगा, प्यूबर्टी पे जाके होगा,
है ना। और प्यूबर्टी के टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की आप बोल सकते हो प्रोटीन बनती है जिसका नाम है BMP8B। ठीक है, BMP मतलब बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन, उसका नाम है 8B। तो ये प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन आपकी स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। तो जब ये प्रोटीन स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा तो ये आपकी जैसे मान लो इस जो आपका स्पर्मेटोगोनिया, ये मान लो स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, इसने आपका BMP8B सिक्रीट करना शुरू करा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सिक्रीट करना शुरू करा प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जब ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसके बाद आपका जर्म सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगी। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बोलते हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी आपकी जो अरेस्ट हो गई थी, वो आपकी डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगी, है ना। और जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट होगी तो उसके बाद हर एक सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी और फिर वो फर्दर BMP सिक्रीट करेगी। तो आप यहाँ पे लिख लो कि जर्म सेल बिगिन्स टू डिफ्रेंशिएट। ठीक है, जितनी भी बाकी बची हुई डिफरेंट सेल्स हैं वो सब डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगी। और ये जब डिफ्रेंशिएट होने लग जाएंगी तो इनसे फिर फर्दर स्पर्मेटोगोनिया बनती रहेंगी और भी वो फर्दर सिक्रेट करेंगे BMP8B। सो यहाँ पर आप लिख लो फर्दर सिक्रीशन ऑफ BMP8B। ठीक है, और फर्दर सिक्रीशन होगा तो फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये और जर्म सेल्स को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्दर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये इसी तरह से होगा। तो मतलब स्पर्मेटोगोनिया BMP8B सिक्रीट करा इस, ये जब क्रिटिकल कंडीशन तक कंसंट्रेशन तक पहुंच गए तो इसने जर्म सेल्स को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करा। और जब बाकी जर्म सेल डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर जाएंगे तो फिर उसके बाद फर्दर वो BMP8B सिक्रीट करेंगे और फिर जब और ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो फिर और ज़्यादा जितने भी जर्म सेल थी उनका डिफ्रेंशिएशन होने लग जाएगा। सो दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप यहाँ पे पहले एक लाइन लिखो, उसके बाद ये आप ऐसे फ्लो चार्ट में लिख लेना। पहले एक लाइन लिखो कि इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लिखो इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी is probably regulated by, कैसे रेगुलेट हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ BMP8B प्रोटीन। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, बाय द स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया ने सिक्रीट करा, फिर ये ऐसे जो फर्दर हुआ। अब जब ये हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसको रोकेगा कौन भाई, रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो फिर यहाँ पर सर्टोरी सेल जो होती हैं, सॉरी रोकना नहीं है, एक मिनट, तो स्पर्मेटोगोनिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोगोनिया ही रखना है या उसको स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर देना। तो दैट इज द कंट्रोल ऑफ कमिटमेंट का कंट्रोल आ गया कि अब स्पर्मेटोसाइट बनाना है या नहीं बनाना। तो यहाँ पर एक आपका फैक्टर होता है जिसका नाम है GDNF। ये फैक्टर पूरा रोल प्ले करता है। ये GDNF जो है ये सिक्रीट करती है सर्टोली सेल। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसका नाम है ग्लायल सेल लाइन, लिख देता हूँ, ग्लायल सेल जो होती है ना, ग्लायल सेल ड्राइव्ड ग्लायल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं GDNF। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो GDNF है वो आपका सर्टोली सेल सिक्रीट कर रही है और उसकी वजह से जो स्पर्मेटोगोनिया होगा ना वो आपका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होके स्पर्मेटोसाइट की तरफ चलेगा। मतलब अगर बॉडी के अंदर GDNF का कंसंट्रेशन हाई है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया ही रह जाएगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे लिखो GDNF इज सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स, GDNF सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स एंड इट कॉजेज, क्या कॉज कर रहा है, कॉजेज स्पर्मेटोगोनिया टू टेक द पाथ ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, पाथ ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन के पाथ पर ले जाएगा रादर देन सेल्फ रिन्यूअल। ठीक है, तो सेल्फ रिन्यूअल ना करके इनका डिफ्रेंशिएशन की तरफ लेके जाएगा GDNF। ठीक है,
फिर उसके बाद GDNF जो है ये डिसाइड करेगा कि स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटोगोनिया रहना है या डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्मेटोसाइट करना है। तो ये लाइन लिख लो कि GDNF डिसाइड्स वेदर स्पर्मेटोगोनिया remains spermatogonia or differentiate into spermatocyte। ठीक है, मतलब अगर हाई लेवल है GDNF का तो आपका क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया विल चेंज इनटू स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और अगर लो लेवल है आपका, लो लेवल ऑफ GDNF, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्पर्मेटोगोनिया रिमेन्स स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया ही रह जाएगी। सो दैट इज़ द स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब होता क्या रहा है, तो समरी बताऊँ एक बार। तो समरी में ये हो रहा है कि इनिशिएशन में हेल्प कौन कर रहा है, BMP8B प्रोटीन कर रहा है ना। तो BMP8B प्रोटीन जो है वो आपका प्यूबर्टी के टाइम पे सिंथेसिस होता है। तो उसी के बाद फिर जो फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है कि ये सिक्रेट होगा तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे पहुंचा, तो इसने जो जर्म सेल्स हैं उनका फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और फिर उन्होंने फिर और BMP8B बनाया, फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, कमिटमेंट में मतलब स्पर्मेटोगोनिया ही रहना है, उसको फिर आप आगे बढ़ाओ ना, स्पर्मेटोसाइट की तरफ लेके चलो, तो वो डिसाइड करेगा आपका GDNF। ये आपका सर्टोली सेल सिक्रेट करेगी, और ये अगर हाई कंसंट्रेशन में सिक्रेट कर दिया गया तो मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आप कन्वर्ट हो जाएगी स्पर्मेटोसाइट में, लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन में तो वो स्पर्मेटोगोनिया ही रह जाएगी। ठीक है भाई, तो ये पूरा था आपका कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ और क्या इसका मतलब कैसे स्पर्म के जो आपकी थर्ड वाली स्टेज है ना, स्पर्मियोजेनेसिस, उसका डिटेल क्या है, कैसे चेंजेस आए स्टेजेस में, और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल है। तो इस टॉपिक में तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद जो इसी का दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं कंपोजिशन बताऊंगा आपको सीमन की, और कैपेसिटेशन पढ़ेंगे सीमन का। ठीक है, तो वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आए हुए हैं, ये भी आया हुआ, वो भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद के लेक्चर के लिए आप वेट करें। तो अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको मज़ा आया पढ़ने में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका बस इतना सा एफर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच, बाय।